हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पवन के प्रकार को पढ़ना। ठीक है, हम देखेंगे आज टाइप ऑफ विंड्स। ठीक है, कितने प्रकार के पवन होते हैं ध्यान रखिएगा। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है। उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पवन का परिचय। ठीक है, तो जो बच्चे पवन का परिचय नहीं पढ़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पवन का परिचय वाला वीडियो देख लें, जिससे उनको ये समझ में आ जाए कि पवन कहते किसे हैं, कैसे इसका जनरेशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पवन के टाइप्स। ठीक है, पवन के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, पवन के प्रकार आज हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चंस हो या मेंस में आने वाले क्वेश्चंस हो, दोनों के अकॉर्डिंगली हम इस बाइट सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि पवन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आ जाए। ठीक है, तो सभी कोई ध्यान से वीडियो देखिएगा और सबके पास एक कॉपी और एक पेन जरूर हो जिससे वो नोट्स बनाता चले। ठीक है, बाद में आने वाले वीडियोस में मैं टेलीग्राम चैनल में ये सारे पीपीटीज आपको दूंगा, बट अभी आप फिलहाल नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पवन की जो प्रकार है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पवन के प्रकार को पढ़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है 3 प्रकार के पवन आप देख सकते हैं। स्थायी पवन, दूसरा कौन सा पवन है, मौसमी पवन। ठीक है, मौसम के कारण जो पवन चलते हैं, और तीसरा जो है वो स्थायी पवन, स्थानीय पवन। ठीक है, तो 3 टाइप्स के पवन आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज कंप्लीट करेंगे वो है स्थायी पवन। आज इस स्थायी पवन को हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। पवन के प्रकार को पढ़ने में तब मजा आएगा जब आप इसके पहले 2 टॉपिक आप कवर करेंगे। जैसे कि आप देखे हैं कि हम लास्ट कल वाले क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स। क्लियर है, तो इसको भी आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये कोरियोलिस बल क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, तब जाकर के आप विंड्स के डायरेक्शन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रहा। और सेकंड हम आज ये भी कंप्लीट करेंगे कि फेरल्स का नियम, लॉ ऑफ फेरल्स क्या है, फेरल ने किस प्रकार के नियम दिए हैं और पवन के डायरेक्शन को लेकर के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें टाइप्स में, तो ध्यान रखिएगा जो सबसे पहला है स्थायी पवन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्थायी पवन। आखिर सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि आखिर स्थायी पवन कहते किसे हैं। ध्यान रखिएगा, इसका नाम बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर नाम लिखता जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो बच्चों को कि ये कौन सा पवन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्थायी पवन को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। जैसे इसे ही हम कहते हैं सनातन पवन। क्या कहते हैं, सनातन पवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा हम कहते हैं ग्रहीय पवन। ठीक है, ये पूरे के पूरे गोलार्ध में चलता है। ठीक है, ये पवनें जो हैं दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों ही गोलार्धों में चलती हैं, इसलिए ग्रहीय पवन भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम इसे भूमंडलीय पवन भी कहते हैं। ठीक है, कौन से पवन कहते हैं, भूमंडलीय पवन, मतलब भूमंडल पर चलने वाली ये पवन कहलाती हैं भूमंडलीय पवन। तो इसको कई नाम से पुकारे जाते हैं, सनातन, ग्रहीय और भूमंडलीय पवन। ठीक है, कहते किसे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उसकी 2 विशेषताओं को यहाँ पर बताया है, फर्स्ट और ये जो है ये सेकंड। ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पवन, स्थायी पवन, वर्ष भर चलने वाली पवन है। मतलब शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, बसंत ऋतु हो या शरद ऋतु हो, सभी वर्ष भर जो है ये पवन कंटिन्यूअस चलती हैं। इसका मतलब है कि वर्ष भर चलने वाली पवन को ही हम कौन सा पवन कहते हैं, स्थायी पवन कहते हैं। क्लियर है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है, वर्ष भर तो चलती ही है। दूसरी विशेषता महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी दिशा निश्चित होती है। इसका मतलब है कि इसकी दिशा निश्चित होती है, इसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले हमने देखा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्थायी पवन किसे कहते हैं तो आपके पास 2 आंसर होना चाहिए। कौन कौन सा आंसर होगा आपके पास, तो ध्यान रखिएगा। पहला आंसर तो आप कह सकते हैं कि ये पवन जो है वर्ष भर चलती है, ये पहला आंसर होगा आपका। और दूसरा कि इसकी दिशा निश्चित होगी। ठीक है, इसकी दिशा निश्चित होगी। क्लियर है, तो ये स्थायी पवनें हैं। ठीक है,
दूसरी जो है मौसमी पवन, यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा जो है पवन के प्रकार में मौसमी पवन, ठीक है। अब नाम से ही ये क्लियर है, मौसमी पवन या इसी को हम कहते हैं सामयिक पवन भी कहते हैं, क्लियर है। तो सामयिक पवन भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका नाम जो है आपको जानना जरूरी है। रीजन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग नाम से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है और बाद में बच्चे कहते हैं ये तो मैंने पढ़ा ही हुआ था। तो सामयिक पवन भी इसे कहते हैं, ठीक है। आखिर कौन सी पवनों को सामयिक पवन कहेंगे इसे भी आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसकी भी दो विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता हम देख लेते हैं, विशेष मौसम में सीमित क्षेत्रों में चलती हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने कल या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वायु दाब किसे कहते हैं या वायु दाब कैसे जनरेट होता है। तो हमने पढ़ा था वायु दाब के जनरेशन के पीछे मेन जो रीजन है वो था टेम्परेचर। क्या रीजन था? टेम्परेचर रीजन है, जो है किसके लिए रीजन है? एयर प्रेशर जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मौसम में जब परिवर्तन होता है ना, मौसम में जब परिवर्तन होता है, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मौसम में जब परिवर्तन होता है, तो आखिर मौसम में परिवर्तन कैसे होगा? टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में हमें ज्यादा गर्मी लगती है, शीत ऋतु में हमारा टेम्परेचर मतलब अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आखिर मेनली चेंज किस में आता है? टेम्परेचर में आता है। तो टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आप कह सकते हैं वहां पर प्रेशर बेल्ट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्रेशर बेल्ट मतलब वायु दाब में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन। और वायु दाब में परिवर्तन होगा, इसका मतलब है कि वहां पर जो है सीमित क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में वायु दाब में परिवर्तन हुआ रहेगा उन क्षेत्रों में एक पवन चलती है जिसे हम क्या कहते हैं? मौसमी पवन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में इसके हम देखेंगे कौन कौन सी पवन जो है वो आपकी मौसमी पवन है। जैसे आपको यहाँ पर समझने के लिए बता दूं कि मॉनसूनी विंड्स जो होते हैं ना, मानसूनी वर्षा होती है भारत में, तो ये मानसूनी वर्षा जो है इसी मौसमी पवन के कारण होती है, ठीक है। क्योंकि एक खास ऋतु ग्रीष्म ऋतु में ही महासागर से भारत की ओर ये हवाएं चलती हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉनसूनी वर्षा के समय या इसके अगले वाले वीडियोस में, ठीक है। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हम आ जाते हैं स्थानीय पवन। अच्छा, हम यहाँ पर पॉइंट ए तो समझ लिए मौसमी पवन में, लेकिन पॉइंट बी भी समझना होगा कि ध्यान रखिएगा दिशा निश्चित नहीं होती है। इस पवन की दिशा निश्चित नहीं होती, क्लियर है। हमने स्थायी पवन में देखा था कि निश्चित दिशा होगी, और दूसरा मौसमी पवन में हम देख रहे हैं, मौसमी पवन में हम देख रहे हैं कि इसकी दिशा निश्चित नहीं होती। तो दोनों में अंतर है, इस बात को आपको समझना होगा। स्थानीय पवन पर चलते हैं। आखिर स्थानीय पवन किसे कहते हैं? तो किसी खास स्थान पर, ध्यान रखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं, किसी खास स्थान पर मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन आप जानते होंगे कि मौसम का अर्थ क्या होता है? किसी छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में अचानक जो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मौसम में परिवर्तन के कारण जब हवाएं निर्मित होती हैं या जब हवाएं चलने लगती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस स्थान पर हम क्या कहते हैं? स्थानीय पवन। तो याद रखने वाली बात यह है कि विंड्स कितने प्रकार की हो गई। तो विंड्स जो है, ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर देख लिया कि विंड्स जो है वो 3 प्रकार की हो गई। सबसे पहला कौन सा विंड है? स्थायी पवन है। दूसरा कौन सा है? मौसमी पवन है। और तीसरा कौन सा है? स्थानीय पवन है, लोकल विंड्स जिसे हम कहते हैं। आज जो हमारे वीडियो में हम केवल और केवल एक स्थायी पवन के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्थायी पवन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा किन्हीं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे स्थायी पवन के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कौन कहाँ से किस किस बिंदु से यहाँ पर प्रश्न आते हैं, तो उसे हम समझते हैं। सबसे पहले जो है वो आएगा, प्रश्न जो है वो आएगा आपकी दिशा से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ दिशा, मतलब स्थानीय पवन की दिशा क्या होती हैं, क्योंकि इसकी दिशा मैंने बताया निश्चित होती हैं। तो जब दिशा निश्चित होगी तो स्वाभाविक सी बात है आयोग जो है आपसे प्रश्न पूछ ही लेगा, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांश
कौन कौन से अक्षांशों के मध्य, कौन कौन से अक्षांशों के मध्य ये हवाएं या स्थायी पवन चलती हैं। और तीसरा जो है आपको बताना होगा प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेड विंड या टाइप ऑफ जो है स्थायी पवन, ठीक है। तो 3 प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, दिशा, अक्षांश मतलब कौन कौन से स्थान पर चलती हैं, और टाइप्स से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम इन तीनों ही पॉइंट्स पर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिए ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे आप, तब आपके लॉजिक्स जो है क्लियर होंगे, ठीक है। तो आपको कंप्लीट वीडियो बहुत आराम से देखना है, बहुत आराम से आप केवल वीडियो पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा है आपको, कोरियोलिस बल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। 2 मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही कि 2 पॉइंट्स या 2 थ्योरीज को लेकर के हम चलेंगे, जिसके कारण हमें पूरा का पूरा आपका स्थानीय पवन वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोरियोलिस और दूसरा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फेरल्स, ठीक है। तो ये पहला वाला मतलब कोरियोलिस बल तो है, ये हमने कल पूरा का पूरा देख लिया था, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ लिया था और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था, है ना। तो आज हम फेरल्स लॉ को देखने वाले हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा था कोरियोलिस बल, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि कोरियोलिस बल क्या है, विक्षेपक बल है, मतलब ये हवाओं की दिशा को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। कोरियोलिस बल के कारण ही नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ पर देख लें 2 सेकंड के लिए, जिससे आपको ये वाला वीडियो सेशन पूरा अच्छे से समझ में आए। तो दूसरा जो है देखिए यहाँ पर नॉर्थ लिखा मैंने, दूसरा जो साउथ हेमोस्फीयर में मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाओं को क्या कर देता है, बाईं ओर मोड़ देता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कोरियोलिस बल करता क्या है, तो हवाओं को अब उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है, ठीक है। कोरियोलिस बल से हमें इन 2 पॉइंट्स पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके समझना होगा, ठीक है। एक तो कोरियोलिस बल, अब आते हैं फेरल्स लॉ। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है फेरल्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं फेरल्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। एक्चुअल में मैंने ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपसे, प्रीलिम्स में पूछा है कि फेरल ने कौन से बल को आधार मानकर नियम दिया है। तो ध्यान रखिएगा फेरल ने कोरियोलिस बल, इस बल को याद रखिएगा, इसी बल के आधार पर, कोरियोलिस बल के आधार पर फेरल्स लॉ को दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेरल्स का नियम जो है किस बल पर आधारित है, तो आप कंप्लीट बता सकते हैं कि फेरल्स जो है वो कोरियोलिस बल पर आधारित है, ठीक है। इस नियम के अनुसार भी उन्होंने यही बताया है कि नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में जो हवाएं हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें दिखाई देना बंद हो जाता है और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, फिर जो है यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी शेयर करें, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे मैं लाइव सेशन भी ले सकूं आपका, ठीक है। तो देखिए फेरल्स लॉ के द्वारा क्या कहा गया है ये देखते हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न हेमोस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो दाईं ओर मुड़ती हैं, ठीक है, दाईं ओर मुड़ती हैं। और सदर्न हेमोस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वो बाईं ओर मुड़ती हैं। दाईं और बाईं दोनों का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ से प्रीलिम्स एक क्वेश्चन बना लेता है। देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है इतने आसान प्रश्नों को आपसे पूछता है कि अगर आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
प्रश्न पूछ लिया कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर कंसंट्रेट कीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो है हवाएं कौन सी दिशा में चलती है, मतलब क्लॉकवाइज चलती है या एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछ लिया कि क्लॉकवाइज चलती है या एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न हेमोस्फेयर या दाईं ओर हमने जो लिखा है इसका मतलब है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के घूर्णन के दिशा में। ठीक है, और जब दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर की ओर चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि ये हाई प्रेशर डेवलप है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर है यहाँ पर, लो प्रेशर। तो हवाएं जो हैं ये अपनी दिशा से दाईं ओर चलती हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपके दाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेना है, यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेना है कि ये जो है, मैं यहाँ पर कलर पहले चेंज कर लूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये घड़ी बना दीजिए यहाँ पर 12। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हवाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं वो कैसे दिखाई दे रही हैं, 12 से 3 की ओर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। मतलब इस प्रकार से ये हवाएं जो हैं आपको रोटेट होते हुए दिखाई दे रही हैं ना, रोटेट होते हुए दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, 12 से ये किधर की ओर जा रही हैं, 3 की ओर जा रही हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये हवाएं जो हैं किधर से किधर की ओर चल रही हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये हवाएं वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में जो मैंने यहाँ पर आप सबको बताया था अभी कि हवाएं दाईं ओर मुड़ती हैं। दाईं ओर मुड़ने का मतलब ही होता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले दिशा को ही कहा जाता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्या है, छोटे छोटे फैक्चुअल्स होते हैं, और ये छोटे छोटे फैक्चुअल्स ही बच्चे जो है मिस कर जाते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तब, तो दक्षिणी गोलार्ध में मैंने बताया आपको कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसका मतलब है, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, ये जो है बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था दाईं ओर मुड़ना, तो वैसे ही यहाँ पर आपको बताना होगा कि बाईं ओर मुड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है पहले इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद ही हम इसे और अच्छे से डीपली समझेंगे। ठीक है, अब हवाएं बाईं ओर मुड़ रही हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर हवाओं को बाईं ओर कैसे मोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये है हाई प्रेशर, या इसको लो प्रेशर भी मान करके समझ सकते हैं, और ये है आपका हाई प्रेशर। ये तो क्लियर है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। लेकिन अगर ये दक्षिणी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर ना मुड़ करके, ध्यान से देखिएगा, दाईं ओर ना मुड़ करके ये हवाएं किधर की ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और अगर बाईं ओर मुड़ गई तब आपको बताना होगा कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं चल रही हैं, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट। तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि ये हवाएं जो हैं ईस्ट से किधर की ओर चल रही हैं, वेस्ट की ओर जा रही हैं। किधर से किधर की ओर जा रही हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा, पहले मैं यहाँ पर स्लाइड को थोड़ा नीचे ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे।
ठीक है, ये हाँ यस, अब आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो है बाईं ओर चलती है, बाएं का मतलब हमने क्या बताया, ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है। ठीक है, ये रहा आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्योग्राफी जो है वो हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी का हर एक सेकंड बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया दक्षिणी गोलार्ध है, इसका मतलब है दाईं ओर ना मुड़ करके किधर की ओर मुड़ जाएंगी, बाईं ओर मुड़ेंगी, और बाईं ओर जैसे ही मुड़ेगी इसका मतलब है हवाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है। अब हमें अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो हमें कैसे समझ में आएगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 12, ठीक है, 12 बजा देते हैं, घड़ी बना लेते हैं। ये है आपका 3, ये है आपका 6 और ये है आपका 9। ठीक है, तो घड़ी की जो सुई है वो किधर की ओर जाती है, 12 से 3 की ओर जाती है। ठीक है, 12 से 3, फिर 3 से 6 की ओर जाएगी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये हवाएं जो हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, मतलब 12 से किधर की ओर जा रही है, उल्टा जो है 9 की ओर जा रही है। इसका मतलब कौन सी दिशा हो जाएगी, तो हमको यहाँ पर बताना होगा कि ये दिशा क्लॉकवाइज ना होकर के कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर जिस जिस शब्द को लिखा है वो सब प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने लिखा कि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में हवाएं दाईं ओर मुड़ेगी, ये भी आपका प्रीलिम्स का तथ्यात्मक प्रश्न है। नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में हवाएं किस दिशा में चलेगी, तो आपको बताना पड़ेगा कि पश्चिम से पूर्व दिशा में चलेगी। घड़ी की सुई की दिशा में या विपरीत दिशा में, तो आपको बताना पड़ेगा क्लॉकवाइज चलेगी। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो कंप्लीट थ्योरी बताने वाले महोदय कौन है, फेरल। ठीक है, और फेरल ने कौन से बल को आधार मान करके बताया, कोरियोलिस बल को आधार मान करके बताया है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये जो है पीपीटी, इसमें भी लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं बाईं ओर मुड़ जाती है। अच्छा, ये फेरल्स के नियम का जो प्रभाव है वो केवल और केवल विंड्स में ही देखने को नहीं मिलता है। केवल हवाएं ही इस दिशा में नहीं मुड़ती हैं, इसके साथ ही साथ चक्रवात की दिशा भी क्या हो जाती है, फेरल्स के नियम को ही फॉलो करती हैं। ठीक है, और केवल चक्रवात ही नहीं, महासागरीय धाराएं, ठीक है, महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो भी किसके नियम को फॉलो करती हैं, फेरल्स के नियम को ही फॉलो करती हैं। इसके साथ ही साथ ज्वारीय गति, रॉकेट, ये सभी जो हैं आपको जो कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट जो हैं किसके ऊपर बेस्ड हैं, तो फेरल्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। और फेरल्स लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कोरियोलिस फोर्स के पर आधारित है। तो इतना समझने के बाद हम समझ सकते हैं जो है पवन के प्रकार। तो हमने यहाँ पर पहले तीनों प्रकार को देख लिया। अब बहुत इत्मीनान से हम स्थायी पवन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो नया आपको दिखाई दे रहा है वो है स्थायी पवन। ठीक है, देखो परमानेंट विंड्स। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, परमानेंट विंड। ठीक है, परमानेंट विंड बहुत आसान है। अच्छा, ये सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर कौन से एग्जाम में आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछ ले ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो इमेज है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इस इमेज के समझने के बिना आप नहीं समझ सकते पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपके स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे। आई थिंक स्क्रीन पर बहुत अच्छे से शो हो रहा होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे कि ये है इक्वेटर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये इक्वेटर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो है 30 नॉर्थ। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये है 60 नॉर्थ। ठीक है, 60 नॉर्थ, और ये वाला जो पॉइंट है वो है नॉर्दर्न पोल, मतलब 90 नॉर्थ। ठीक है, इसके नीचे की अगर हम बात करें तो ये 30
यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 30 साउथ, ठीक है। इसके नीचे ये है आपका 60 साउथ, 60 साउथ, और सबसे नीचे जो है आप बता सकते हैं ये 90 साउथ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि प्रेशर के अकॉर्डिंगली ही हवाएं चलेंगी। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा प्रेशर बेल्ट बनता है ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वेटर की, है ना। अच्छा, इक्वेटर पर टेम्परेचर तो हाई रहता है, रीजन हम बता सकते हैं कि वहां पर इंसिडेंस एंगल आपतन कोण सर्वाधिक होता है या सूर्य की किरणें सर्वाधिक पड़ती हैं। टेम्परेचर हाई होने के कारण ही विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है। 30 पर कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा प्रेशर बेल्ट। 0 पर मतलब आपका इक्वेटर पर लो प्रेशर, ठीक है, और 30 नॉर्थ पर हाई प्रेशर और 30 साउथ पर भी हाई प्रेशर। उसके ऊपर चलें, 30 नॉर्थ के ऊपर हम 60 नॉर्थ की बात करें तो 60 नॉर्थ पर फिर से लो प्रेशर जनरेट होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे हम एयर प्रेशर बेल्ट जब पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर विंड्स को पढ़ने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 60 नॉर्थ पर कौन सा प्रेशर डेवलप हो रहा है, लो प्रेशर। वैसे 60 साउथ पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर ही डेवलप होगा। और ध्रुवों पर चूंकि टेम्परेचर जो है सबसे लो होता है, इसलिए कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर डेवलप होगा, है ना। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इक्वेटर पर लो प्रेशर, 30 नॉर्थ पर हाई प्रेशर, 60 नॉर्थ पर लो प्रेशर और 90 नॉर्थ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। अगर ये आप समझ गए हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर मैं पहले से छोटा कर लूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो है ये देखिए आपके सामने ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस गोलार्ध की अगर हम बात करें तो इस गोलार्ध को हम ले आते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है, ये देखिए यहाँ पर जो है पहले हम इंडिया को देख लेते हैं, कहाँ पर है इंडिया हमारा। ये तो ये देखिए हमारा इंडिया यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा, ठीक है। ये है हमारा इंडिया। अब देखिए ये है आपका विषुवत रेखा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये विषुवत रेखा। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं कि ये 30 नॉर्थ है, क्या है, 30 नॉर्थ है ना। और इसके ऊपर ये आपका 60 नॉर्थ है, 60 नॉर्थ है, और यहाँ पर जो है ये आपका 90 नॉर्थ, है ना। तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, तो हमने बताया कि विषुवत रेखा पर लो प्रेशर डेवलप रहता है, 30 नॉर्थ पर हाई प्रेशर डेवलप रहता है, 60 नॉर्थ पर लो प्रेशर डेवलप रहेगा, और वैसे 90 नॉर्थ पर हाई प्रेशर डेवलप होगा। ऐसे ही सेम टू सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको देखने को मिलेगा, ये 30 साउथ, ये 30 साउथ, इसके नीचे 60 साउथ, 60 साउथ, और सबसे नीचे क्या रहेगा, दक्षिणी ध्रुव मतलब 90 साउथ। तो सेम टू सेम देखिए 30 नॉर्थ पर कौन सा प्रेशर डेवलप है, हाई प्रेशर। वह इसका मतलब है 30 साउथ पर भी कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर। 60 नॉर्थ पर कौन सा प्रेशर डेवलप है, लो प्रेशर। इसका मतलब है 60 साउथ पर भी कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर। और वैसे ही 90 नॉर्थ पर कौन सा प्रेशर डेवलप है, हाई प्रेशर। इसका मतलब है 90 साउथ पर भी कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर। आई थिंक इतना अच्छे से समझाने के बाद आपको ये बातें जरूर समझ में आ गई होंगी कि आखिर कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सा प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो हम दूसरे स्लाइड में इसके आगे का पॉइंट समझने वाले हैं, इसके आगे का पॉइंट समझने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एक नया इमेज बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई थिंक इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए स्थायी पवन
सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी पवन के प्रकार। स्थायी पवन किसे कहते हैं हमने देख लिया कि ये वर्ष भर चलने वाली पवन है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये वर्ष भर चलने वाली पवन है। दूसरा हमने क्या देखा था कि इसकी दिशा निश्चित होती है, ठीक है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दिशा निश्चित होती है ना। तो हमने ये दो विशेषताओं को देखा था स्थायी पवन की। और अब हम देखने वाले हैं टाइप्स, ठीक है, प्रकार। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है स्थायी पवन की 3 प्रकारें होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और तीसरा ध्रुवीय पवन, ठीक है, ध्रुवीय पवन। तो 3 प्रकार की स्थायी पवनें होती हैं। सबसे पहला कौन सा, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि आखिर इनकी दिशा क्या होगी और ये कौन कौन से अक्षांशों के मध्य चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको बताना होगा, ये हम हाइलाइटर ले लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में या इस स्क्रीन पर, ये आपका लिखा हुआ है विषुवत रेखा, ठीक है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। और ये 30 नॉर्थ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 30 नॉर्थ से लेकर के विषुवत रेखा के मध्य, है ना, अगर हम बात करें, ये हम मान लेते हैं विषुवत रेखा, है ना, ये मान लेते हैं विषुवत रेखा और ये मान लेते हैं 30 नॉर्थ, ठीक है। इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो 0 से 30 नॉर्थ के मध्य जो हवाएं चलती हैं, उन्हीं हवाओं को हम कौन सी हवा कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको स्थान भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन से स्थान पर कौन सी हवाएं चलती हैं या कौन से स्थायी विंड्स जो है चलती हैं, ठीक है। तो भारत किसके अंतर्गत आता है, तो भारत जो है लगभग 7.5 से 30 या 37 के अंदर आता है। इसका मतलब भारत में कौन सी हवाएं चलती होंगी, कंटिन्यूअस व्यापारिक पवन ही चलती होंगी, ठीक है। अच्छा, 30 नॉर्थ के बाद 60 नॉर्थ, ध्यान से देखिएगा, 30 नॉर्थ के बाद 60 नॉर्थ के बीच में जो हवाएं चलती हैं, उन्हीं हवाओं को कहते हैं पछुआ पवन, वेस्टर्लीज, ठीक है। तो पछुआ पवन कहते हैं। और 60 के बाद अगर हम बात करें 90 नॉर्थ, बहुत आसान हो गया। तो 60 से 90 नॉर्थ के बीच में कौन सी हवाएं चलती हैं, ध्रुवीय हवाएं चलती हैं। तो 3 प्रकार के विंड्स हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका व्यापारिक पवन जिसे हम कहते हैं ट्रेड विंड, क्या कहते हैं इसे, ट्रेड विंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रेड विंड। दूसरा क्या हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, वेस्टर्लीज, है ना, वेस्टर्लीज। और तीसरा हो गया पोलर, ठीक है, पोलर विंड, है ना। तो 3 प्रकार की विंड्स हो गई परमानेंट, है ना। परमानेंट विंड्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो 3, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर। क्लियर है, कौन कौन से स्थान पर चलती है, तो मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में बता दिया कि ट्रेड विंड मतलब व्यापारिक पवन 0 से 30 के मध्य चलेंगी, वेस्टर्लीज 30 से 60 के मध्य चलेंगी और ध्रुवीय पवन 60 से 90 के मध्य चलेंगी, ठीक है। तो आपको ये नॉलेज हो गया कि कौन कौन से विंड कहाँ कहाँ पर चलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं लास्ट पीपीटी में कि दिशा, डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके जो है स्लाइड में दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये है आपका, सॉरी, ये है आपका इस इक्वेटर, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इक्वेटर, है ना। इक्वेटर मतलब इक्वेटर पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, लो प्रेशर डेवलप रहता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, मतलब 23.5, है ना। तो कर्क रेखा पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, तो आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, हाई प्रेशर डेवलप रहता है, ठीक है। और आर्टिकल जो है आर्कटिक सर्कल मतलब 66.5 अंश अक्षांशीय रेखा पर फिर से कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, लो प्रेशर डेवलप रहता है, ठीक है। और फिर पोल पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, हाई प्रेशर डेवलप रहता है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको इसी वजह से पहले वाले स्लाइड में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इक्वेटर पर लो प्रेशर,
23.5 या 30 डिग्री पर हम बात करें तो वहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, हाई प्रेशर डेवलप रहता है, ठीक है। 60 या 66 मतलब आर्कटिक सर्कल की बात करें तो वहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, लो प्रेशर, और पोल पर हाई प्रेशर। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इसकी दिशा क्या होती है ना, इसकी दिशा के बारे में हमें कंप्लीट समझना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसकी दिशा। अब देखिए यहाँ पर ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है ना। ये 30 पर कौन सा प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है, हाई प्रेशर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये, हाँ यस, यहाँ पर देखिए, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं आपको समझ में आने के लिए, है ना। यस, अब ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये हाई प्रेशर हम पहले ही जानते हैं कि हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी और किधर की ओर जाएंगी, लो प्रेशर की ओर जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमोस्फीयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, आप देख पा रहे होंगे डायरेक्शन, हवाएं अपने दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं। हवाएं जो है अपनी दिशा से किधर की ओर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती है। हाई प्रेशर से निकलती हैं, हाई प्रेशर से निकलती हैं, लेकिन ये सीधे ना जा करके, ध्यान से देखिएगा, सीधे ना जा करके ये हवाएं अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं। क्लियर है। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जब हवाएं सीधे नहीं जाती हैं और अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं तो इसकी दिशा क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ ऊपर में आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, कोऑर्डिनेट बनाना होगा आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है वीडियो लंबा जाए, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं पीछे ना छूट जाए, है ना। शॉर्ट वीडियो बनाने में प्रॉब्लम यही है कि समझ में कम आता है और वीडियो कंप्लीट हो जाता है ना। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य समझाना है, इसलिए बहुत अच्छे से डीपली आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो ट्रेड विंड की हम बात कर रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा कि ट्रेड विंड जो है वो विषुवत रेखा से 30 के मध्य चलती हैं, ठीक है, 30 के मध्य चलती हैं। तो ये हवाएं कौन सी विंड हो जाएंगी, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए ये ट्रेड विंड है ना, ट्रेड विंड है। तो इसकी दिशा क्या है, अब ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये जो आपको विंड्स दिखाई दे रहा है, ये वाला जो विंड्स है, इसी विंड को मैं कोऑर्डिनेट पर बनाऊंगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पर अगर जैसे ही बनाएंगे तो इस प्रकार से चलती हुई विंड्स दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार से चलती हुई विंड्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है इसकी दिशा क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट से किधर की ओर जा रही है, साउथ वेस्ट की ओर। तो साउथ वेस्ट की ओर। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होता है, तो आपको बताना होगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, है ना, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर होगा। क्लियर है। अब देखिए इसके साथ हम वेस्टर्लीज विंड्स के बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए वेस्टर्लीज लिखा हुआ है, 30 से किसके मध्य चलेगा, ये लगभग 60 के मध्य चलेगा ये हवाएं, ठीक है। अब हाई प्रेशर यहाँ पर डेवलप है, यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप है, और लो प्रेशर कहाँ पर डेवलप है, आर्कटिक सर्कल पर, ठीक है। अब यहाँ से हवाएं हाई प्रेशर से निकलेंगी और अपने दिशा से दाईं ओर चले जाएंगी, अपने दिशा से सीधे ना जा करके, ध्यान देखिएगा, सीधे ना जा करके ये हवाएं अपने दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाती है। किसके नियम को फॉलो करती है, तो फैरल्स के लॉ को फॉलो करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसी विंड्स को मैं फिर से इस जो है कोऑर्डिनेट में आपको बनाना पड़ेगा, जिससे आपको जो है डायरेक्शन मालूम हो सके, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर बना हुआ जो पहले से ये आपका जो है दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेट, इस पर मैं बना रहा हूँ। ये हवाएं जो हैं इस प्रकार से चल रही हैं, ठीक है, ये हवाएं इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है।
ये देखिए 30 से 60 के मध्य जो हवाएं चल रही हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये हवाएं जो हैं इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। बहुत आसान हो जाएगा। इसकी दिशा क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट से किधर की ओर जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। किधर की ओर जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो आपको बताना पड़ेगा कि वेस्टर्लीज विंड्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। क्लियर है ये बात? अब देखिए फाइनली हम ईस्टर्लीज या हम बात करें पोलर विंड्स की बात करें तो पोलर विंड्स में ये नॉर्थ पोल पर हाई प्रेशर बना हुआ है और उसकी नीचे लो प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हवाएं कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तो जाएंगी, बट ये हवाएं सीधी नहीं जा करके फिर से फेरल्स लॉ को फॉलो करेंगी। और फेरल्स लॉ को फॉलो करेगी इसका मतलब है अपनी दिशा से ये किधर की ओर मुड़ जाएगी? राइट साइड, मतलब दाहिनी दिशा में मुड़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हवाएं इस प्रकार से चलेंगी। ठीक है, अपनी दिशा से दाहिनी ओर, अपनी दिशा से दाईं ओर। ठीक है, हाई प्रेशर से निकलेंगी और किधर की ओर जाएंगी? लो प्रेशर की ओर जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें तो इस विंड को बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे आपको समझ में आ पाए। ये विंड जो है, मैं पहले थोड़ा सा ये ले लेता हूँ मार्कर। हाँ, ये देखिए इस विंड्स को देखिए, ये वाले विंड को। ठीक है, ये इसी विंड को मैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कोऑर्डिनेट जो बना हुआ है सेम टू सेम बना हुआ है। ठीक है, ये हवाएं जो हैं इस प्रकार से ही चल रही है। ठीक है, इस प्रकार से ही चल रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस इतना ही हुआ कि इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो आपका ट्रेड विंड है, ठीक है, ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन जो है पोलर विंड का हो जाता है। पोलर विंड का हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो बिना मार्कर जो आपको पेन दिखाई दे रहा है, ये अच्छा हम बात करें डायरेक्शन की, तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये जो पोलर विंड्स है नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ नॉर्थ ईस्ट से चल रही हैं और किधर की ओर जा रही हैं? साउथ वेस्ट। तो आप बता सकते हैं कि ट्रेड विंड का डायरेक्शन भी क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि पोलर विंड का डायरेक्शन और ट्रेड विंड का डायरेक्शन एक समान होता है। मतलब पोलर विंड का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका हो जाता है? ट्रेड विंड का हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कौन कौन सी चीज़ों के बारे में देखा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पछुआ पवन वेस्टर्लीज विंड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, और अंतिम में हमने देख लिया कि पोलर विंड का डायरेक्शन क्या होगा उत्तरी गोलार्ध की बात अगर हम करें तो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो वनडेज एग्जाम होते हैं वहां पर जो है कुछ जो है अद्भुत प्रश्न आते हैं कि जो है व्यापारिक पवन की दिशा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ट्रेड विंड की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रेड विंड की दिशा हमने अभी पढ़ा है। ये देखिए ट्रेड विंड का डायरेक्शन हमने क्या देखा है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे इजी आपसे पूछा जाता है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण आपसे प्रश्न छूट जाता है। ठीक है, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। क्लियर है? यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से क्या होता है डायरेक्शन? साउथ वेस्ट की ओर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अगर हम
नॉर्थ और साउथ की बात करें, नॉर्थ और साउथ को आप भूल जाइए, ठीक है, नॉर्थ और साउथ को हम क्या कर दिए, भूल गए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि डायरेक्शन क्या है। तो आप देखेंगे डायरेक्शन जो है, ईस्ट से ये हवाएं चल रही हैं, ईस्ट से चल रही हैं और किधर की ओर जा रही हैं, ये हवाएं ईस्ट से चल करके किधर की ओर जा रही हैं, तो वेस्ट की ओर जा रही हैं, वेस्ट की ओर चल रही है। तो ट्रेड विंड का डायरेक्शन जो होता है वो है ईस्ट से पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन अगर आपसे गोलार्ध मेंशन कर दिया एग्जाम में कि ट्रेड विंड का डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तब आपको आंसर देना पड़ेगा कि हाँ, उत्तरी गोलार्ध में इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। क्लियर है यहाँ पर। तो दो डायरेक्शन याद रखिएगा, ईस्ट से वेस्ट, और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा डायरेक्शन होता है, तो आपको बताना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। वैसे ही यहाँ पर जो है आपसे प्रश्न पूछेगा कि पछुआ पवन की दिशा क्या होगी, ठीक है, पछुआ पवन की दिशा क्या होगी। तो पछुआ पवन की दिशा को भी 2 सेकंड लगेगा, हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका पछुआ पवन के डायरेक्शन तो और भी आसान है। रीजन क्या है कि ये वेस्टर्न विंड है। वेस्टर्न विंड का डायरेक्शन हमने क्या देखा था, देख लेते हैं। वेस्टर्न विंड का डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ ईस्ट से, ये देखिए लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। क्लियर है। वेस्टर्न विंड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है। ये है आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होगा, ये है पछुआ पवन, ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। लेकिन फिर से अगर हम बात करें कि अगर हम नॉर्थ और साउथ को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम नॉर्थ और साउथ को कंसीडर नहीं करते हैं, तब आप फिर से डायरेक्शन बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर हवाएं वेस्ट से चल रही हैं और ये किधर की ओर जा रही हैं, तो आप बता सकते हैं ईस्ट की ओर जा रही हैं। इसका मतलब है वेस्टर्न विंड का जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। लेकिन फिर से यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा क्या होगी, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ही होगी, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का विंड था। थर्ड नंबर की बात करें तो पोलर विंड है ना। पोलर विंड तो हमने पहले ही बता दिया कि पोलर विंड कौन से विंड के समान होती है, ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड की दिशा हमने बताया था कि ये हवाएं जो हैं पूर्व से ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है। इसका मतलब है पोलर विंड भी ईस्ट से वेस्ट की ओर ही चलेगी, ठीक है, ईस्ट से चलती है, इसलिए इसको ईस्टर्लीज विंड भी कहते हैं, पूर्वी पवन भी कहते हैं। तो ये जो है कंप्लीट मैंने आपको डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप रटेंगे नहीं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद लास्ट जो है वो है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। हम बात करेंगे कौन से गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए ये इक्वेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर। इसका मतलब है ये 30 साउथ, ये 60 साउथ और ये 90 साउथ, है ना। तो हवाएं जो है कैसे चलेंगी, तो हम जानते हैं हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी और किधर की ओर जाएंगी, लो प्रेशर की ओर चलेंगी। लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो फेरल ने बताया था कि हवाएं सीधी ना जा करके ये हवाएं अपनी दिशा से किधर की ओर मुड़ जाएंगी, बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो ये हवाएं सीधी ना जा करके किधर की ओर चलती हैं, अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ही बाईं ओर मुड़ेंगी तो फिर से कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, पहले से कोऑर्डिनेट बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसी जगह पर मैं शो करके आपको बता दूं, ये हवाएं जो हैं, इस विंड को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से ये हवाएं चल रही हैं, इस प्रकार से ये हवाएं
चल रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है दिशा क्या हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं नॉर्थ साउथ से, साउथ ईस्ट से, है ना, साउथ ईस्ट से ये हवाएं किधर की ओर चल रही हैं, साउथ ईस्ट से ये हवाएं किधर की ओर चल रही हैं, नॉर्थ वेस्ट की ओर चल रही हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, कौन सी विंड है ये, ट्रेड विंड है। क्यों, क्योंकि ये विषुवत रेखा से 30 साउथ के मध्य चल रही है। क्लियर है ये बात। अब देखिए 30 से 60 के बीच में कौन सी हवाएं कहलाती हैं, वेस्टर्लीज, मतलब पछुआ पवन। तो आपको बताना पड़ेगा ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर बना हुआ है, तो हवाएं सीधी ना जा करके ये हवाएं जो हैं अपने दिशा से किधर की ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो सीधी ना जा करके ये हवाएं अपने दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरल्स के लॉ को फॉलो करती हैं ये हवाएं। किसके लॉ को फॉलो करती हैं, फेरल्स की लॉ को फॉलो करती हैं। इसको आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर से कोऑर्डिनेट बना करके आपको समझा दूं। ये आपका ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये नीचे आपका साउथ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है इसके बारे में, वेस्टर्लीज विंड्स को मैं बना रहा हूँ इस कोऑर्डिनेट में, आपको बताना है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये हवाएं चल रही हैं, ठीक है। कौन सी विंड है ये, वेस्टर्न विंड, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में हम कौन से विंड की बारे में बात कर रहे हैं, वेस्टर्न या वेस्टर्लीज विंड। तो क्या कौन सी दिशा में चल रही है, तो आप बता सकते हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर चलती हैं ये हवाएं, ठीक है। तो कहां से कहां चलेगी, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर चलती हैं ये हवाएं, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि जो पोलर्स विंड्स होती हैं वो कौन से विंड्स के समान होती हैं, तो आप बता सकते हैं ट्रेड विंड के समान होती हैं। जो ट्रेड विंड हमने यहाँ पर देखा, ट्रेड विंड की दिशा भी हमने देखा अभी, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। अब आपको ये समझाना होगा या ये बताना होगा, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कि अगर आपसे पूछेगा विंड्स का डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर उत्तरी गोलार्ध मेंशन किया है और या दक्षिणी गोलार्ध मेंशन किया है, तब तो आपको बताना होगा पोलर विंड का जो डायरेक्शन है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रहना चाहिए कि पोलर विंड का जो डायरेक्शन है, आप बता सकते हैं कि पोलर विंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर होता है। नॉर्थ ईस्ट से, सॉरी पोलर विंड नहीं, ट्रेड विंड की बात कर, पोलर विंड तो लास्ट में हम देखेंगे, पहले ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में ट्रेड विंड का जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। मैंने पूरा अच्छे से डायग्राम से क्लियर किया है, बहुत धीरे धीरे, जहां समझ में ना आए वहां पर पॉज करके देखिएगा। लेकिन अगर गोलार्ध मेंशन नहीं किया है एग्जाम में और डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया है कि आपका जो है स्थायी पवन में व्यापारिक पवन, स्थायी पवन के अंतर्गत अगर हम बात करें व्यापारिक पवन, ठीक है, व्यापारिक पवन की दिशा बताइए, तब आपको बताना होगा व्यापारिक पवन की दिशा जो हमने यहाँ पर आपको बताया, क्या बताया कि ये इसकी जो दिशा है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर होती है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर होगी। वैसे ही वेस्टर्न विंड के बारे में है, और ट्रेड विंड और पोलर विंड तो एक समान है, ट्रेड विंड और पोलर विंड तो एक समान है। तो वेस्टर्न विंड का डायरेक्शन भी उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में जो है वो हवाएं जो हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में वेस्टर्न विंड जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि स्थायी पवन के अंतर्गत पछुआ पवन, ठीक है,
पछुआ पवन की दिशा क्या होगी, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि पश्चिम से पूर्व दिशा में होगी, है ना। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। इसके बाद भी हम कल पढ़ने वाले हैं स्थायी पवन की विशेषताएं, ठीक है, स्थायी पवन की विशेषताएं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो आज हम लोगों ने देखा स्थायी पवन किसे कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, किसे कहते हैं पढ़ लिया। उसके बाद देखा कि कौन कौन से स्थान पर कौन सी स्थायी पवन चलती हैं, और तीसरा हमने देखा कि उसकी दिशा क्या होती है। स्थान की बात करें तो सबसे पहले देखा हमने कि प्रकार, ठीक है। तो 3 मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा कर लिया आज। सबसे पहले किसे कहते हैं, दूसरा स्थान या प्रकार, और तीसरा दिशा। कल हम महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं स्थायी पवन की विशेषताएं। जैसे आप जानते हैं डोलड्रम, स्व अक्षांश, गरजती 40, प्रचंड 50, चीखती 60, ये सारे जो हैं मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, और आप भी अपने घर में बैठे बैठे इस लॉकडाउन का सदुपयोग करें। ध्यान रखिएगा, सदुपयोग और उपयोग में बहुत अंतर है। तो सदुपयोग का मतलब ही होता है कि आप अपने कार्य को कुछ अच्छी दिशा में लेकर के जाएं, तो ये सदुपयोग कहलाएगा, ठीक है। तो यूटिलाइज मतलब करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। अगले वीडियोस में मैं कमेंट में आए हुए डाउट को भी क्लियर करूंगा। और अगर सब कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको लाइव आकर के जो है क्लासेस लूँ, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे।